प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए समकालीन कविता स्वरूप और विकास पर विस्तृत अध्ययन और अनुशीलन करने जा रहा हूँ। चलिए इस इकाई की रूपरेखा देख लेते हैं। यह हम लोगों का 25वां वीडियो है, अर्थात 25वां वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने प्रयोगवाद को अच्छी तरह से अध्ययन किया है, प्रयोगवाद और नई कविता। ठीक, चलिए तो इस इकाई की जो रूपरेखा है, सर्वप्रथम हम लोग उद्देश्य देखेंगे, फिर प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना देखने के बाद समकालीन कविता स्वरूप और दृष्टि देखेंगे, जिसके अंतर्गत समकालीनता, तत्कालिकता एवं परंपरा, समकालीन परिवेश एवं सर्जना, समकालीन कविता एवं आधुनिकता, समकालीन कविता में यथार्थ से साक्षात्कार। ठीक, समकालीन कविता और नई कविता, समकालीन कविता का विशाल परिदृश्य, प्रमुख कवि देखेंगे। समकालीन कविता की काव्यगत अथवा संवेदनागत प्रवृत्तियां देखेंगे। कविता में जन संघर्ष की यथार्थ छवि, जन सामान्य के आत्मविश्वास में आस्था, आत्मविस्तार और जीवन के विवेक का सौंदर्य, आधुनिकता के प्रचलित प्रतिमानों को चुनौती, कविता में राजनीतिक संदर्भों की प्रमुखता, परिवेश के प्रति गहरी आत्मसजगता, अस्वीकृति, विद्रोह और आंदोलन की अर्थध्वनियाँ, समकालीन कविता की शिल्पगत प्रवृत्तियाँ, जिसके अंतर्गत परंपरागत शिल्प से छुटकारे का प्रयास, काव्य भाषा देखेंगे, बिंब देखेंगे, प्रतीक और मिथक देखेंगे, नवीन काव्य लय देखेंगे, फिर मूल्यांकन करते हुए शब्दावली और कुछ उपयोगी पुस्तकें देखेंगे कि जिसके माध्यम से हम लोग जिसे संदर्भ ग्रंथ के रूप में इस्तेमाल कर समकालीन हिंदी कविता को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। ठीक, चलिए उद्देश्य पर। उद्देश्य इस इकाई को पढ़ने के बाद, अर्थात इस वीडियो को देखने के बाद आप समकालीन हिंदी कविता के संपूर्ण परिवेश एवं यथार्थ को पहचान सकेंगे। प्रयोगवाद और नई कविता से समकालीन कविता का रिश्ता समझ सकेंगे तथा उसमें समानता और असमानता के तत्वों को पहचान सकेंगे। समकालीनता, तत्कालिकता, आधुनिकता तथा परंपरा का अर्थ और संदर्भ ज्ञात कर सकेंगे। समकालीन कविता की विभिन्न काव्य धाराओं के विषय में निश्चित अवधारणाओं का उल्लेख कर सकेंगे। समकालीन कविता में आंदोलनों, वादों और प्रवृत्तियों को बारीकी से जान सकेंगे। समकालीन कविता की संवेदना और शिल्प की उपलब्धियों और सीमाओं की चर्चा कर सकेंगे और तुलनात्मक दृष्टि से समकालीन कविता की मूल दृष्टि के ग्रहण और मूल्यांकन में समर्थ हो सकेंगे। ठीक, प्रस्तावना अर्थात भूमिका। पिछली इकाई में आप पढ़ चुके हैं कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद देश में जीवन के हर क्षेत्र में नई आकांक्षाओं ने जन्म लिया, किंतु आर्थिक सांस्कृतिक स्वाधीनता के अभाव में देश की इच्छाओं को सही दिशा न मिल सकी। गांधी की हत्या के पश्चात मूल्यविहीन राजनीति का रास्ता खुला दिखाई देने लगा। मूल्यों के विघटन के कारण ही धीरे धीरे जनता की उमंगों पर अवसाद के बादल मंडराने लगे। परिणाम स्वरूप आस्थावादी जीवन दृष्टि के स्थान पर अनास्थावादी मूल्य जीवन और सर्जन में प्रबलता पाने लगे। हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रयोगवाद के बाद जन्मी नई कविता का संपूर्ण आंदोलन मोहभंग, अवसाद, खिन्नता, श्रम के परायेपन की पीड़ा, आत्मनिर्वासन, अकेलापन, उबाऊ, विसंगति, विडंबना, विद्रुपता, अंधेरा, संत्रास, कुंठा, घुटन, अस्तित्व के संकट आदि का भाव बोध लेकर आया। लेकिन कविता का यह ताजा दिखाई देने वाला मुहावरा 1960 के बाद बासी महसूस होने लगा। किसी समय में नई लगने वाली राहें जड़ लीकों का रूप लेती हुई अपना आकर्षण खोलने लगी। उधर राजनीति में भी एक
खौलता परिवेश दृष्टिगत हुआ। परिणाम स्वरूप कविता को नई कविता से अलग पहचान बनानी पड़ी। इस साठोत्तरी कविता को नया नाम दिया गया। इस साठोत्तरी कविता को नया नाम दिया गया, जिसको समकालीन कविता। समकालीन कविता के केंद्र में मामूली आदमी की पीड़ा और शक्ति, स्थितियों और मनः स्थितियों की टकराहट, परिवेश की पुकार तथा स्थापित व्यवस्था की मूल्य अंधता से विद्रोह और बगावत के तत्व प्रमुख हो गए। इस कविता में संवेदना, काव्य भाषा, प्रतीक, मिथक, बिंब आदि के स्तरों पर बुनियादी परिवर्तन घटित हुआ। ठीक। समकालीन कविता स्वरूप और दृष्टि। समकालीन कविता स्वरूप और दृष्टि। समकालीन कविता स्वरूप और दृष्टि। समकालीन कविता को नई कविता के बाद की विद्रोही कविता भी कहा जाता है। काल चेतना के प्रति सजग आलोचक समकालीन कविता को साठोत्तरी कविता कहना अधिक संगत मानते हैं। ऐसे भी आलोचक हैं जो तथ्य और संवेदना की दृष्टि से समकालीन कविता को संपूर्ण यथार्थ की कविता कहना अधिक उचित समझते हैं। समकालीन कविता का दावा है कि वह न तो भावना मात्र है, न कल्पना का अतार्किक आधार। मूलतः यह कविता विचारों के गहरे तनाव दबावों से विवश होकर रची जाती है। जीवन से उपजी स्थितियों का तनाव समकालीन कविता में इतना अधिक बढ़ गया कि कवि स्वयं से ही लड़कर लहूलुहान दिखाई देता है। उसकी कविता खुद से अपने परिवेश से मुठभेड़ करती कविता है। व्यापक अर्थों में कह सकते हैं कि परिवेश ही इस काव्य सर्जना की मूल प्रेरणा है। यहाँ महामानव और लघु मानव की बहस को समाप्त करता हुआ सामान्य मानव केंद्र में आ गया है। वस्तुतः हर युग की कविता अपने युग के मनुष्य को परिभाषित करने की कोशिश करती है। इसलिए कविता या सर्जन कर्म में निरंतर परिस्थितियों के घात प्रतिघात से बदलती हुई मनोभूमिका का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। नई कविता का युग नेहरू युग की राजनीति का दस्तावेज है। नई कविता का युग नेहरू युग की राजनीति का दस्तावेज है। तो समकालीन कविता में चीन पाकिस्तान युद्ध की ध्वनि और गुर्राहट तथा लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और उसके बाद की युग चेतना का यथार्थ विस्फोट है। रचना अपने युग के यथार्थ की टकराहट से ही राह बनाती है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि समकालीन कविता अपने परिवेशगत यथार्थ की ईमानदार अभिव्यक्ति है। इस युग के मनुष्य के भीतर बैठे संघर्ष, द्वंद्व, तनाव, आत्ममंथन, उत्पीड़न, शोषण से उत्पन्न दर्व, व्यंग, विद्रूप, टूटते हुए मूल्यों और गलते सपनों की चीख इस कविता की संवेदना के रेशे रेशे में विधी हुई है। एक प्रकार से आज के मामूली आदमी का हाड़ फोड़ कर निकला हुआ दर्द ही रचनात्मकता में ढलकर समकालीन कविता के स्वरूप को निर्मित करता है। किंतु यह समझना भूल होगी कि कविता में पश्चिम के आत्महत्या के दर्शन वाला अस्तित्ववादी काव्य मुहावरा सक्रिय है। यह कविता निराशा, अनास्था, गलते मूल्यों की कविता अवश्य है, पर यह मूल्यों के स्तर पर अनास्थावाद की महत्व प्रतिष्ठा नहीं करती। अपनी दिशा और दृष्टि में यह नई पीढ़ी के अनास्थावादी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध कविता है। समकालीन कविता समकालीनता, तत्कालिकता एवं परंपरा। समकालीनता, तत्कालिकता एवं परंपरा। समकालीन कविता मात्र सांप्रतिक कविता का पर्याय नहीं है। यहाँ समकालीनता का अर्थ है सन 1960 के बाद की कविता। ठीक, साठोत्तरी कविता के मतलब
सन 1960 के बाद की कविता। इस संदर्भ में समकालीन शब्द को समसामयिक के पर्याय के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता, क्योंकि अगर ऐसा अर्थ लिया जाए तो प्रत्येक कविता अपने समय में समसामयिक होगी। इस तरह इस शब्द से तात्कालीनता का अर्थ भी नहीं लिया जाता। मूलतः यह काल मतलब यह समय को अपने से पहले की कविता की तुलना में ज़्यादा सतर्कता, प्रखरता और चौकन्नेपन के साथ ग्रहण करती है। इसी सतर्कता के कारण समकालीन कविता अपने समय के प्रमुख अंतर विरोधों, विरोधाभासों, द्वंद्वों और विसंगतियों की कविता है। कवि को यह मालूम है कि कष्ट और शोषण का वास्तविक रूप क्या है और उनका कारण क्या है। वह उन्हें जीवनानुभवों से पहचान कर लिखता है। वह कल्पित और अद्वितीय के लिए संघर्ष न कर साधारण जन के लिए संघर्ष करता है। सामाजिक राजनीतिक स्तरों पर शुद्ध कवि ठोस यथार्थ के अनुभव की कविता लिखता है। फलतः समकालीन कविता जो हो रहा है उसका सीधा खुलासा है। इसलिए इसे वर्तमान से सीधे साक्षात्कार की कविता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें नेहरू युग के बाद के लड़ते झगड़ते, दुखते, कसकते, तड़पते, बिलखते मतलब बौखलाते, सोचते, झिझकते आदमी का परिदृश्य है। इस परिदृश्य को समकालीन कविता के प्रमुख कवि धूमिल मुकम्मल रूप में प्रस्तुत करते हैं। संसद से सड़क तक नामक उनके काव्य संकलन की प्रसिद्ध कविता मोचीराम की पंक्ति देखिए। धूमिल मोचीराम नामक कविता में 2 पंक्ति लिखते हैं। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मरम्मत के लिए खड़ा है। उपर्युक्त मानव भूमिका को बड़े ही सजीव बिंब के साथ प्रस्तुत करती है। समकालीन जीवनानुभव की त्रासदी यहाँ क्षण या क्षणांश के रूप में न आकर काल प्रवाह के रूप में प्रस्तुत हुई है। इसी विशेषता के कारण समकालीन कविता में सामरस्य या क्लासिक पूर्णता नहीं है। अपने मूल अनुभव में यह आघातों और सूचनाओं के विस्फोटों की कविता है। मृदुल दल वाले कोमल किसलय नहीं, यहाँ विचार की खुरदरी कठोर चट्टानें हैं। संघर्षों का अधड़ उपहास, व्यंग और राजनीति का नरक है। अपने खास तेवर में यह अपनी परिस्थितियों को झगड़ते जूझते आदमी की कविता है। वस्तुतः यह नई कविता की परंपरा के सहज विस्तार और विकास की कविता है। कवि ने इसमें परंपरा की लीकों को छोड़ा है और उसके लोक स्वर को आगे बढ़ाया है। इसलिए समकालीन कविता के कवि अज्ञे का मार्ग छोड़कर मुक्ति बोध का मार्ग संकल्प के साथ ग्रहण करते दिखाई देते हैं। समकालीन कविता की जो समकालीन परिवेश एवं सर्जन। समकालीन परिवेश सशस्त्र राजनीति और सशस्त्र मनोदशा का वातावरण बनाता है। एक तरह की हिंसा और घृणा मानव वृत्ति में पनप रही है। इस परिवेश के भीतर जन्मा साहित्य छापामार मनोवृत्ति का साहित्य है। इसमें सामाजिक क्रांति का एक दरवाजा नक्सल पंथ की ओर खुलता है। सामाजिक मूल्यों के लिए ये सभी रचनाकार गांधी नेहरू क्रांति का एक मतलब गांधी नेहरू, इंदिरा, जयप्रकाश, राम मनोहर लोहिया आदि किसी को आदर्श नहीं मानते। ये युगे वारा, माओ, हो ची मिन्ह, मार्क्स, लेनिन, कोहन, वेदो आदि की विचारधारा ही इस कविता का आदर्श है। ठीक, लेनिन, मार्क्स, ठीक, ये सब बहुत विचारक थे। इनके ही विचारों से प्रभावित यह कविता है। इन्हीं के विचारों को लेकर यह सृजन एक क्रांतिकारी मानव मूर्ति गढ़ता है। इसमें अब वह
गुरिल्ला मन स्थिति भी बरकरार है जो 1970 के बाद तीव्र हुई है। भारत में इसी अवधि में नक्सलपंथी आंदोलन की क्रांतिकारिता का तूफान आया था। बंगाल, असम, बिहार, आंध्र, केरल और देश के अन्य भागों में किसी न किसी रूप में सशस्त्र कार्रवाई को बढ़ावा मिला। कुल मिलाकर इस परिवेश से व्यवस्था विद्रोह युग का जन्म हुआ। मार्क्सवादी दलों ने प्रतिबद्ध कविता का वातावरण बनाया। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि इस कविता में पुनर्जीवित किए गए। सामंतवाद और पूंजीवाद के विरुद्ध जन आंदोलन उठे और पुराने साम्राज्यवादी ढांचे को तोड़ने का हर संभव प्रयास किया गया। यह विचार खुलकर सामने आया कि अधिकारी तंत्र और लाल फीताशाही को बढ़ावा देने वाली और विभाजनकारी राजनीति को अपनाने वाली व्यवस्था को लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। पश्चिम से तकनीकी उधार लेकर जो पश्चिमीकरण हुआ उसने हमारे अर्थतंत्र की कमर तोड़ दी। देश के भीतर भ्रष्टाचार और लूट ने लोकतंत्र में निराशा को जन्म दिया। देश में सफेदपोश उपभोक्तावादी संस्कृति की जड़ें मजबूत हुई और शहरों ने गांव के शोषण पर जीना शुरू कर दिया। यह शहरीकरण और पश्चिमीकरण ही आधुनिकीकरण का पर्याय बन गया। इस दिखावटी आधुनिकीकरण को असांस्कृतिकरण तथा अमानवीकरण का नाम दिया गया। इसी परिवेश के भीतर से बहुत से आंदोलन फूटे जिसमें प्रमुख है समकालीन कविता, अकविता, किस्म किस्म की कविता, पोस्टर कविता, विचार कविता, युद्धवादी कविता, दिगंबरी कविता, विद्रोही कविता, जन कविता आदि। उपर्युक्त राजनीतिक और व्यवस्थापरक परिवेश के अतिरिक्त महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, कुलकवाद, परिवारवाद, प्रांतीयतावाद, व्यक्तिवाद, भोगवाद ने जीवन के अंतर्विरोधों के लिए आग में घी का काम किया। परिणाम स्वरूप समकालीन कविता के सभी नए पुराने कवियों में व्यवस्था विरोध का स्वर प्रबल हो गया। चुनाव प्रहसन नामक कविता में नागार्जुन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। नागार्जुन की तो बात आप लोग जानते ही हैं। नागार्जुन कहते हैं, हरिजन गिरिजन नंगे भूखे हम तो डोले वन में, खुद तुम रेशम साड़ी डाटे उड़ती फिरो गगन में, महंगाई की शूर्पणखा को ऐसे पाल रही हो, शासन का गोबर जनता के सिर पर डाल रही हो। ठीक, यहाँ जनता का दर्द परिवेश की तड़प बनकर कविता बन गया है। और कविता के एक कवि सौमित्र मोहन ने लुकमान अली नामक लंबी कविता में लिखा है। लुकमान अली नामक लंबी कविता में सौमित्र मोहन लिखते हैं, लुकमान अली के लिए स्वतंत्रता उसके कद से केवल 3 इंच बड़ी है। वह बनियान की जगह तिरंगा पहनकर कलाबाजियां खाता है। वह चाहता है कि 5वें आम चुनाव में बौना का प्रतिनिधित्व करे। उन्हें टाफियां बांटे, जाति और भाषा की उन्हें कस्में खिलाए। वह आज नहीं कल, नहीं तो परसों, नहीं तो किसी दिन फ्रिज में बैठकर शास्त्रों का पाठ करे। आज़ादी के बाद की विषमता विद्रूपता का यथार्थ ही समकालीन कविता का केंद्रीय संवेदना रहा है। ठीक, समकालीन कविता और आधुनिकता। धूमिल, श्रीकांत वर्मा, जगदीश चतुर्वेदी, कैलाश वाजपेयी, केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, उदय प्रकाश, अरुण कमल आदि
कवियों का सृजन कार्य साक्षी है कि इस सृजन में आधुनिकता एक थकी हुई दृष्टि का पर्याय बन गई है। जैसे कि पहले चर्चा की जा चुकी है, आज आधुनिकता का सामान्य अर्थ हो गया है पश्चिम की नकल, तकनीकी गुलामी यानी पश्चिमी पराधीनता का सीधा स्वीकार। इसलिए समकालीन कविता का उद्देश्य इस आधुनिकता की दृष्टि का सीधा विरोध है। इस कविता में सहज और सामान्य आदमी की भारतीय अस्मिता, स्वाभिमान और शक्ति की महत्व प्रतिष्ठा में कवि कल्पना के तिलिस्म से दूर होकर कहता है कि वह जीवन के हर क्षेत्र के नरक का साक्षी है। कविता में वह समय और समाज के इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र का हाशिया प्रस्तुत करता है। उसके सामने एक ओर तो अकेले मनुष्य, अव्यवस्थित समाज और परायेपन की समस्या का भीषण रूप है, तो दूसरी ओर समाजवाद और साम्राज्यवाद की टकराहट तीव्र हुई है। अब जनतंत्र, स्वतंत्रता और समाजवाद का वैचारिकी त्रिकोण कायम हुआ है। राष्ट्रीयता का अर्थ भी आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता की ओर झुक गया है। फलतः आधुनिक जीवन मूल्य और आधुनिकता, वर्तमान बोध और समसामयिकता एक द्वंद्वात्मक स्थिति के रूप में हुई है या द्वंद्वात्मक स्थिति के रूप में उपस्थित हुए हैं। विश्व पूंजीवादी व्यवस्था में प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का वास्तविक लाभ पूंजीपति वर्ग को मिला। श्रमिक तो इस प्रक्रिया में माध्यम रहा। दुनिया की इस व्यवस्था के साथ चलाने वाला हर देश आधुनिकीकरण की इस यंत्रणा से ग्रस्त होता गया। इसी आधुनिकता और आधुनिकीकरण के प्रभाव से मनुष्य में आत्मा परायेपन सेल्फ एलियनेशन और अमानवीकरण डिह्यूमनाइजेशन को जन्म दिया। हिंदी की समकालीन कविता में धूमिल की कविताएं इसी परिदृश्य का प्रमाणिक दस्तावेज है। श्रीकांत वर्मा माया दर्पण और जल सागर जैसे काव्य संग्रह की कविताओं में इसी स्थिति से जूझते हैं। 20वीं शताब्दी के मनुष्य का यही घावराज कमल चौधरी की कविताओं में कंकावती की शक्ल लेता है। धूमिल प्रश्नानुकूल मुद्रा में पूछते हैं। देखिए, धूमिल कहते हैं सड़क से संसद तक नामक कविता में, क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है? 20 साल बाद राजनीतिक स्थितियों की अर्थहीनता इसी संग्रह के पटकथा नामक कविता में व्यक्त होती है। धूमिल पटकथा में कहते हैं कि दरअसल अपने यहाँ प्रजातंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मादरी की भाषा है। अपने यहाँ संसद तेल की वह घानी है जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है। ठीक, अपनी लंबी कविता पटकथा में धूमिल ने समकालीन हिंदुस्तान की विसंगतियों, विडंबनाओं का असली चरित्र प्रस्तुत कर दिया है। कवि ने संस्कृति, स्वतंत्रता, संसद, आज़ादी, आस्था, शांति, भाषा, कानून, जनतंत्र, त्याग, मनुष्यता, झंडा आदि शब्दों की अर्थवत्ता को खोजे जाने और इनकी भीतरी नियति का भंडा फोड़कर रख दिया है। वे घोषित करते हैं कि हर ईमान का एक चोर दरवाजा है और आदमी की हालत यह है कि, देखिए कहते हैं धूमिल कि सड़कों में होता हूँ, बसों में होता हूँ, रह रह कर चहकता हूँ, लेकिन हर बार वापस घर लौट कर कमरे के अपने एकांत में जूते से निकाल ले गए पाँव सा महकता हूँ।
क्योंकि समकालीन कविता का काम है स्थिति का खुलासा। अतः समकालीन कविता में आधुनिकता का अर्थ है वास्तविकताओं से सीधा साक्षात्कार। ठीक, समकालीन कविता में यथार्थ से साक्षात्कार, समकालीन कविता में यथार्थ से साक्षात्कार। समकालीन कविता को यथार्थ की द्वंद्व मूलक गतिशीलता का इतिहास कहा जा सकता है। मुक्तिबोध और नागार्जुन, सर्वेश्वर और रघुवीर सहाय, मतलब सर्वेश्वर सक्सेना और रघुवीर सहाय, विजयदेव नारायण शाही और नरेश मेहता, धूमिल और केदारनाथ सिंह से लेकर उदय प्रकाश और मंगलेश डबराला, उदय प्रकाश को आप लोग जानते ही हैं, भोजपुरी की कवि भी हैं, उदय प्रकाश और मंगलेश डबराल, उदय प्रकाश और मंगलेश डबराल तक की कविता का मुक्त और संभावनापूर्ण चित्र है। यथार्थ को आत्मग्रस्त, कुंठित और रुग्ण मानसिकता से न अपनाकर समकालीन कवियों ने स्वरूप दृष्टि की वस्तुपरकता से अपनाया है। अमूर्त को मूर्त बनाने की कोशिश का नतीजा यह हुआ कि इस यथार्थ पर हम भरोसा कर सकते हैं। मुक्तिबोध ने ठीक कहा था कि यथार्थ के तत्व परस्पर संश्लिष्ट एवं गुंफित होते हैं और पूरा यथार्थ स्थिर नहीं वरन गतिशील होता है। आज की कविता किसी न किसी प्रकार से अपने परिवेश के साथ द्वंद्व की स्थिति में उपस्थित होती है। इसके फलस्वरूप यह आग्रह दुर्निवार हो उठता है कि कवि हृदय द्वंद्वों का भी अध्ययन करे, अर्थात वास्तविकता में बौद्धिक दृष्टि द्वारा भी अंतः परिवेश करे और ऐसी विश्व दृष्टि का विकास करे जिसके व्यापक जीवन जगत की व्याख्या हो सके। यह अनुभव समकालीन कविता के बारे में एकदम सत्य है। समकालीन कविता के पृष्ठभूमि में गजानन माधव, मुक्तिबोध की सामाजिक चिंताएं और सरोकार तथा नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर सिंह के कविता के प्रगतिशील तत्व हैं। ध्यान देने की बात यह है कि समकालीन यथार्थ को समझने समझाने का ढंग सभी कवियों का अलग अलग है। समकालीन यथार्थ कुंवर नारायण की कविता में वही नहीं है जो नागार्जुन की कविता में। कुंवर नारायण में समाज के यथार्थ को रचने का ढंग शांत और आत्मदीप्त है। नागार्जुन में व्यंग्य परख और उत्तेजक। रघुवीर सहाय यथार्थ से आत्मीय संवाद करते हैं। करते हैं तो केदारनाथ सिंह उसे निरंतर स्थितियों के केंद्र में रखकर परखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह यथार्थ का कविता में अतिक्रमण करते हैं और त्रिलोचन इतिहास बोध से फैलाकर रचते हैं। समकालीन कविता और नई कविता। समकालीन कविता और नई कविता का तुलना देख लीजिए संक्षेप में। विचार करने की बात यह है कि समकालीन कविता नई कविता का ही विस्तार है या उसकी नई कविता से कोई अलग पहचान है। समकालीन कविता में यथार्थ की कई धाराएं टकराती, कोलाहल करती, सक्रिय हैं। इनके अनेक रूप और स्तर हैं। स्वयं नई कविता एक सी नहीं है, उनमें अनेक धाराएं और प्रवृत्तियां हैं। मुक्तिबोध की कविता यथार्थ की जिस गतिशीलता के लिए चिंतित है उसी के लिए रामदरस मिश्र, श्री राम वर्मा, रमेश चंद्र शाह, नंद किशोर आचार्य, लीलाधर जुगुड़ी और अरुण कमल जैसे कवि चिंतित दिखाई देते हैं। स्वयं सर्वेश्वर दयाल, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा और विजयदेव नारायण शाही की कविता में सामाजिक सरोकार की गहरी तड़प है। इसलिए यह कविता गतिशीलता को बढ़ा रही है। इसका मुख्य बल जीवन के बहुस्तरीय बहुआयामी यथार्थ की पकड़ पर है। ठीक, चलिए मैं एक प्रश्न आपसे करता हूँ। समकालीन कविता में सक्रिय बदलाव की प्रमुख स्थितियों पर 5 पंक्तियों में विचार कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं समकालीन कविता का विशाल परिदृश्य, अर्थात प्रमुख प्रमुख कवि देखेंगे। ठीक, समकालीन कविता का विशाल परिदृश्य। समकालीन कविता का विशाल परिदृश्य आगे के काव्य मुहावरे के चुक जाने के बाद नई कविता का युग भी समाप्त हो गया। आज्ञे ने कविता के लिए एक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण किया था, पर वह भी इतिहास की वस्तु बन गया। उनके समानांतर प्रगतिशील यथार्थ की कविता धारा चल रही थी और उसी में से आधुनिकतावादियों के व्यक्तिगत स्वतंत्र अनुभूति की अद्वितीयता, क्षणवाद, नव्य रहस्यवाद, शीत युद्ध के प्रभाव आदि को छोड़कर नई राह बनाई गई। प्रगतिशील विचारधारा को केंद्र में रखकर महत्वपूर्ण कविता रची गई। एक प्रकार से समकालीन कविता निराला मुक्तिबोध की दिशा दृष्टि का नया विस्तार है। इसमें प्रगतिगामी शक्तियों से निरंतर जूझने की चाह है। समकालीन कविता में कई धाराएं सक्रिय हैं। इनमें मुख्य है प्रगतिशील यथार्थ की धारा। इसमें मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागाय अर्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर साय, धूमिल, श्रीकांत वर्मा, कुमार विमल, रमेश चंद्र शाह, मंगलेश डबराल, प्रयाग शुक्ल, गिरिधर गोपाल, लीलाधर जुगड़ी, अरुण कमल, मदन कश्यप, श्री प्रकाश शुक्ल आदि कवियों का विशाल कवि मंच है। ठीक, प्रयाग के परिमल विचार मंच से जुड़े कवि। प्रयाग के परिमल विचार मंच से जुड़े कवि लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, विजय देव नारायण साई, धर्मवीर भारती आदि का सृजन भी समकालीन कविता की एक महत्वपूर्ण धारा का अंग है। तार सप्तक के कवियों में गिरिजा कुमार माथुर, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरि नारायण व्यास आदि ने भी समकालीन जीवन के यथार्थ को खास ढंग से परिभाषित किया है। स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा भी इस काल में सक्रिय रही है। नवगीत आंदोलन भी समकालीन कविता की एक धारा है, जिसमें ठाकुर प्रसाद सिंह, रामानाथ अवस्थी, रमेश रंजन, चंद्रदेव सिंह, श्रीकांत जोशी, राजेंद्र किशोर, हरीश मदानी, परमानंद श्रीवास्तव, विजय किशोर मानव, डॉक्टर इंदिवर पांडे आदि का नाम उल्लेखनीय है। कविता आंदोलन का समकालीन कविता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण हाशिया है। इसमें जगदीश चतुर्वेदी, चंद्रकांत देवताले, श्याम परमार, सौमित्र मोहन, गंगा प्रसाद विमल, राजकमल चौधरी आदि के सृजन का विशेष स्थान है। विचार कविता आंदोलन की धारा के कवियों में नरेंद्र मोहन, हरदयाल, विनय, सुखबीर सिंह, कृष्णदत्त प्रालीवाल, रमेश दीवक, प्रताप सहगल, कुसुम कुमार आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। समकालीन विद्रोही कविता की एक अन्य धारा है, जिसमें उदय प्रकाश, गोरख पांडे, विनोद भारद्वाज, राजेंद्र उपाध्याय, मलयज, डॉक्टर देवराज, ऋतुराज, दुष्यंत कुमार, कुमार विमल, वीरेंद्र कुमार जैन, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, नंद किशोर आचार्य, श्री राम वर्मा, कमलेश, वेणुगोपाल, बलदेव वंशी, मणि मुकुटधर, कन्हैया लाल, नंद, इंदु जैन आदि अनेक नवीन संभावनाओं के कवि हैं।
महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी कवियों ने बौद्धिक चिंता का सृजनशीलता से सीधा रिश्ता कायम किया है। इन सभी की काव्य संवेदना में न केवल राजनीतिक भ्रष्टाचार पर तेज टिप्पणियां, व्यंग उक्तियां हैं, वरन मानवीय सार्थकता के प्रमुख सरोकार भी सक्रिय हैं। समय और समाज के जटिल यथार्थ को समझने के लिए इन सभी काव्य धाराओं, आंदोलनों और प्रवृत्तियों के कवियों ने अपनी गहन संवेदना शक्ति का सार्थक उपयोग किया है। क्रूर विसंगतियों और हादसों के बयानों में समय का सच पूरी ईमानदारी के साथ मौजूद है। नए बिंबों, प्रतीकों, मिथकों और सपाट बयानी के कथनों ने भाषा की सृजनशीलता में लोक भाषा की चौकसी का सहज रूप प्रस्तुत किया है। आगे हम समकालीन कविता के मूल प्रवृत्तियों की चर्चा करेंगे ताकि आप इस कविता के स्वरूप को समझ सकें। समकालीन कविता की काव्यगत अथवा संवेदनागत प्रवृत्तियाँ। समकालीन कविता की काव्यगत अथवा संवेदनागत प्रवृत्तियाँ। कविता में जन संघर्ष की यथार्थ छवि इसकी प्रमुख प्रवृत्ति है। कविता में जन संघर्ष की यथार्थ छवि। समकालीन कविता का कथ्य जन संघर्ष की चेतना को अनेक स्तरों पर सृजित करता है। प्रगतिवादी कवियों की व्यवस्था विरोध की प्रवृत्ति इस काल में विद्रोह का रूप धारण कर लेती है। देश में फैला काला परिवेश, काली महंगाई, काले अध्यादेश नागार्जुन को क्षुब्ध करते हैं। उनके कथ्य में व्यवस्था से संघर्ष का इतिहास विवेक फूट पड़ता है। केदारनाथ अग्रवाल ने मानव के प्रति प्रकृति राग को नया अर्थ दिया है। उन्हें आंख मूंद पेट पर सिर टेके बैठा आदमी तकलीफ देता है। उनकी काव्य अनुभूति में यथार्थ का नया संसार जन्म लेता है। प्रगतिशील यथार्थ की धारा के सभी कवियों की काव्य संवेदना एक दूसरे के काफी निकट हैं और समय तथा समाज के जटिल यथार्थ को कविता में सामने लाती है। शब्द युद्ध में बदल जाते हैं और कवि कहता है, देखिए विजयदेव नारायण शाही की सत की प्रतीक्षा से कुछ पंक्ति। सत की परीक्षा विजयदेव नारायण शाही की कविता से मैं पंक्तियां उद्धृत कर रहा हूं। साधो आज मेरे सत की परीक्षा है, आज मेरे सत की परीक्षा है। बीच में आग जल रही है, उस पर बहुत बड़ा कड़ाह रखा है। कड़ाह में तेल उबल रहा है, उस तेल में मुझे सबके सामने हाथ डालना है। साधो आज मेरे सत की परीक्षा है। इस कविता में राजनीतिक सामाजिक परिवेश और विसंगतियों के खौलते यथार्थ की अभिव्यक्ति है। ऐसी ही अभिव्यक्ति धूमिल की निम्नलिखित पंक्तियों में है। देखिए धूमिल कहते हैं, मैं रोज देखता हूँ कि व्यवस्था के मशीन का एक पुर्जा गर्म होकर अलग छिटक गया है और ठंडा होते ही फिर कुर्सी से चिपक गया है। उसमें न दया है न हया है, न ही अपना कोई हमदर्द यहाँ नहीं है। मैंने एक एक को परख लिया है, मैंने हर एक को आवाज दी है, हर एक का दरवाजा खटखटाया है, मगर बेकार। यह पूरा यथार्थ इस पीड़ा की अभिव्यक्ति है कि कथनी करनी से दूर जा पड़ी है। लोकतंत्र या समाजवाद ऐसी अन्य मानवीय मूल्यों और समानता पर आधारित व्यवस्थाएं मात्र नारा बनकर रह गई हैं, जो भ्रष्टाचार और शोषण तंत्र में ढाल का काम करती हैं। इस दृष्टि से समकालीन कविता का दर्शन यथार्थ की सच्चाई में आगे का दर्शन है। समकालीन कविता ने स्वच्छंदतावादी छायावादी काव्य रुझानों को समूल नष्ट करने की एक
करने की ओर कदम उठाया है। कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, धूमिल नेहरू युग के अंत के काव्य मुहावरों को काव्य में परिभाषित करते हैं। इन्हीं के कदमों पर आगे बढ़ती हुई पूरी युवा पीढ़ी की कविता में गुस्सा, खीज, उत्साह भर गई है। कवि अराजकता और पूंजीवादी लूट तंत्र के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। इसी दौर में आधुनिकतावादियों और अकवितावादियों ने यवन क्रांति की कविता भी लिखी थी, जो चालू मुहावरे के रूप में ही रही। उसका स्वागत नहीं किया गया। अकवितावादियों की निराशा, हताश और यवन कुंठाओं को उजागर करने वाली यह कविता इतिहास के पन्नों में ही खो गई है। आरंभ में धूमिल, राजकमल चौधरी, श्याम परमार आदि ने अकवितावादियों का साथ दिया था, किंतु जल्दी ही उन्होंने दूसरी राह पकड़ ली। अकेले जगदीश चतुर्वेदी इतिहास हंता काव्य संकलन में कविता आंदोलन का ध्वज थामे रहे। प्रगतिशील जनदृष्टि के अभाव में कविता की काव्य ऊर्जा समाप्त होती चली गई। ठीक, दूसरी प्रवृत्ति देखिए, जनसामान्य के आत्मविश्वास में आस्था। विरोध, विद्रोह, विद्रुपता को प्रमुख स्थान देने वाली समकालीन कविता अनास्थावादी दिखाई देने के बावजूद जनसामान्य के अखंड विश्वास का रूप है। इसके कवि मानसिक तथा भावनात्मक यथार्थ को वस्तुगत यथार्थ के रूप में देखने का संकल्प करते हैं। व्यक्ति केंद्रित असहाय आत्ममुग्धता को इस काव्य में कहीं भी स्थान नहीं है। इसी तरह नई कविता में सुकृति, निराशावाद, अस्तित्ववाद, कुंठावाद तथा यौनावाद आदि को इधर के कवियों ने विचारधारा के स्तर पर ग्रहण नहीं किया है। भारतीय मध्य वर्ग की खिन्नता और अवसाद का चित्रण एक कवि डटकर करते हैं, किंतु इसमें पूंजीवाद का अजगर की थरथराता है। पूंजीवाद का अजगर भी थरथराता है। गाथा, प्रसंगों, नाटकीय दृश्यालेखों, वक्तव्यों, एकालापों, प्रश्नानुकूल संवादों में यह काव्यात्मकता निर्भर होकर प्रवेश करती है। कुमार विकल की निम्नलिखित पंक्तियां इस काल के मनोभाव का प्रतिनिधित्व करती है। कुमार विकल की मिथक, एक छोटी सी लड़ाई से हम 2 पंक्ति ले रहे हैं। जनता एक बहुमुखी तेज हथियार है जो अकेली गहराइयों को आपस में जोड़ता है। ठीक, कुमार विकल की एक छोटी सी लड़ाई विनोद कुमार शुक्ल की बाजार की सड़क, चंद्रकांता देवताले की रोशनी के मैदान की तरफ, लीलाधर जुगड़ी की बची हुई पृथ्वी, ज्ञानेंद्रपति जो काशी के एक महत्वपूर्ण कवि हैं, ज्ञानेंद्रपति की आंख बनते हुए, मंगलेश डबराल की पहाड़ पर लालटेन, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की बेहतर दुनिया के लिए, अरुण कमल की उर्वर प्रदेश जैसी कविताओं में जनजीवन के आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। व्यापक अर्थ में कहा जा सकता है कि समकालीन कविता में जीवन धर्मी लगाव है, पर प्रेम, करुणा, उत्साह, कर्म, सौंदर्य, साहस, प्रकृति के लगाव, इतिहास बोध, वर्ग चेतना, प्रतिबद्धता, जनपक्षधारता के साथ विश्वास दृष्टि की कविता है। समकालीन कविता जीवनधारा का रूप इसका बीज भाव बनकर आया है। देखिए अरुण कमल की कुछ पंक्ति। मैं जब लौटा तो देखा पोटली में बंधे हुए बूटों ने फेंके हैं अंकुर। मैं जब लौटा तो देखा पोटली में बंधे हुए बूटों ने फेंके हैं अंकुर। इसकी जो तीसरी विशेषता है आत्मविस्तार और जीवन विवेक का सौंदर्य।
नया कवि जीवन यात्रा में क्रम सौंदर्य का या संघर्ष के सौंदर्य को महत्व देता रहा है। समकालीन कविता ने भी इस क्रम सौंदर्य को खुलेपन से स्वीकार किया है। इसलिए वह बासी जड़ सौंदर्य अभिरुचियों पर प्रहार करते हुए ताजी दृष्टि विकसित करता है। इस सौंदर्य अनुभूति में जीवन की अर्थ भूमि का छायावादी संकोच भी नहीं है। वस्तुतः यह समय से सच्चे साक्षात्कार और आत्मविश्वास की रचना यात्रा है। और गहराई में जाकर कहें तो यह कविता यात्रा निराला की काव्य परंपरा का प्रत्येक सौंदर्य के लिए मतलब प्रकृति सौंदर्य लिए फिर से देखिए। वस्तुतः यह समय से सच्चे साक्षात्कार और आत्मविश्वास की रचना है। और गहराई में जाकर कहें तो यह कविता यात्रा निराला की काव्य परंपरा का प्रकृति सौंदर्य लिए हुए है। उगता हुआ सूर्य, गीत गाते बच्चे, किरण दल, भूसी की आग, सूस की आग आदि इन कविताओं में अक्सर मौजूद होते हैं। यहाँ कवि प्रार्थना की मुद्रा में आने पर भी यही कवि कहता है कि उसे शक्ति का सौंदर्य चाहिए। इस संदर्भ में विजयदेव नारायण शाही के साखी नामक काव्य संकलन से एक कविता दृष्टव्य है। देखिए, प्रार्थना गुरु कबीरदास के लिए। परम गुरु दो तो ऐसी विनम्रता दो कि अंतहीन सहानुभूति की वाणी बोल सकूं, और यह अंतहीन सहानुभूति पाखंड न लगे। दो तो ऐसा कलेजा दो कि अपमान, महत्वाकांक्षा और भूख की गांठों में मरोड़े हुए उन लोगों का माथा सहला सकूं, और इनका डर न लगे फिर कोई हाथ ही काट जाएगा। ठीक। दिलचस्प बात यह है कि समकालीन कविता के पुराने नए दोनों तरह के कवियों के मन में कबीर के प्रति असीम आस्था का भाव है। यह भी कहा जा सकता है कि इन कवियों के प्रेरणा गुरु ही कबीरदास बने। कबीरदास से प्रेरणा लेने का अर्थ है सामाजिक विकृतियों, ढोंगों को ललकार कर तोड़ने का साहस। समकालीन कविता की चौथी जो प्रवृत्ति है, विशेषताएं है, वह आधुनिकता के प्रचलित प्रतिमानों को चुनौती। देखिए, इस कविता की एक विशेष प्रवृत्ति है आधुनिकता के प्रचलित प्रतिमानों को चुनौती के स्तर पर तोड़ने का साहस। यहाँ कवि ने तो पश्चिमी अर्थ में आधुनिक होना चाहता है, न यांत्रिक मानव और न ही खोखला दर का आदमी, न ही वह मरियल पीला बुद्धिजीवी बनना चाहता है। आधुनिकता के पश्चिमी अस्तित्ववादी मुहावरे से भी वह नफरत करता है। इसलिए समकालीन कविता का रचनाक्रम अपनी जमीन की जड़ों से जुड़ना चाहता है। समकालीन कविता का रचनाक्रम अपनी जमीन की जड़ों से जुड़ना चाहता है और उसी के भीतर उगकर अपनी गंध फैलाने की आकांक्षी है। मूलतः उसे लोक चिंता और जनमानस की संवेदना से लगाव भरी आधुनिक दृष्टि पसंद है। नागा अर्जुन अकेले और अनास्था के आधुनिकतावादी दर्शन को तोड़ फोड़ कर चलना चाहते हैं और सशक्त संघर्षपूर्ण मुद्रा में कहते हैं, मैं न अकेला कोटि कोटि है मुझ जैसे तो, सबको तो अपना अपना दुख है वैसे तो, पर दुनिया को नरक नहीं रहने देंगे हम। पुरानी जूतियों का कोरस से उद्धृत पंक्ति थी। ठीक। जो पांचवी प्रवृत्ति है इस समकालीन कविता की, वह है कविता में राजनीतिक संदर्भों की प्रमुखता।
कविता में राजनीतिक संदर्भों की प्रमुखता। राजनीतिक इधर की कविता का प्रधान संदर्भ इसलिए है कि सारी जीवन व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा, आर्थिक नीतियों के नियामक तत्व इसी में से निकलते हैं। आज राजनीति ने तो अमानवीय स्वार्थ अंधता विकसित की है, वह सच्चे सहज मनुष्य के श्रम को निगल रही है। समकालीन कवि इस स्थिति पर कविराई अंदाज में व्यंग करते हैं। नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल, मलयज, लीलाधर जुगड़ी, श्रीकांत वर्मा, उदय प्रकाश आदि की कविताओं में राजनीति के इसी नरक से जन सामान्य को उभारने बचाने की इच्छा व्यक्त होती है। लीलाधर जुगड़ी की इस व्यवस्था में नामक कविता से कुछ पंक्ति उद्धृत कर रहा हूं, जो देखिए आप लोग। इस व्यवस्था में नौकर के लिए पढ़कर, सिफारिश से कुर्सी पर चढ़कर, इस दरमियान मैंने जाना है जनतंत्र में बिल्कुल नया जमाना, नागरिकता पर सबसे बड़ा रंदा थाना है। कुटुमदारी निभाते हुए चारों ओर जो शोर है, इसका जो भी मतलब हो, इस व्यवस्था में हर आदमी कहीं न कहीं चोर है। जहां चढ़ता है दूसरा उतरता है। नोट और ओट का तख्ता पेट से टांग अड़ाता है। पराजय और निराशा के बीच आदर्श एक चालाकी है। लूटने के अनुशासन में पुलिस की तरह सबकी वर्दी खाकी है। धूमिल भी इसी परंपरा के शक्तिशाली कविता लिखते हैं। सड़क से संसद तक से कुछ देखिए। ओ देश के पोरे पोरे में दुखते हुए गूंगे जुगनू, क्रोध के अकेली मुद्रा में उफनते हुए सात्विक खून, आ बाहर आ, भाषा की रात से उद्धृत पंक्ति है। आखिरकार वे यहाँ तक कहते हैं कि लोहे का स्वाद लुहार से नहीं, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। राजनीति में आदमी के बाद जनता के सुख स्वप्नों में आग लगाकर जो आतिशबाजी खेली है, पूरी समकालीन कविता उस दर्द का सार्थक बयान है। यह ऐतिहासिक हल्फनामा है और समय की डायरी पर लिखी गई एक सच्ची इबारत भी। इस कविता को राजनीतिक चेतना की कविता भी कहा जा सकता है, क्योंकि राजनीति ने जिस स्तर पर जो ढंग और पाखंड विकसित किए हैं, उनसे जन्मी पीड़ा का यह बेबाक बयान बेझिझक भाषा में लिखा साक्ष्य तो है ही, उनके विरुद्ध जन रुचि जगाने का हथियार भी है। समकालीन कविता की जो छठा प्रवृत्ति है, परिवेश के प्रति गहरी आत्मसजगता। समकालीन कविता के रचनाक्रम में परिवेश के प्रति गहरे लगाव का भाव निरंतर बढ़ता है। जटिल अराजकता में जीवन की छटाएं को पकड़ने की कोशिश कवि की फिकरेबाजी के झटके से न कर अंतः संघर्ष की मुद्रा में करता है। यह कविता परिवेश के प्रति एहसास और उसकी समझ दोनों है। अपनी संवेदनात्मक इंद्रियता में कवियों ने विचारों और उनके टकराटों को उनके मूल्य से पकड़ने का प्रयास किया है। धूमिल, रघुवीर शाह, श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर आदि कवियों को भारतीय समाज में मूल्यों के विघटन के कारण मनुष्य के चारों ओर भीषणता से बढ़ते अंधकार के घिराव का एहसास है। इसलिए कविता भावात्मक स्तर पर नहीं, बौद्धिक स्तर पर संयोजित होती है।
काव्यात्मक स्तर पर कवियों की नाटकीय संरचना में परिवेश की पूरी हिस्सेदारी है। परिवेश का आतंक, भय, विद्रुपता, आत्मनिर्वासन को कवियों ने नए अंदाज में उजागर किया है। कविता के कथ्य में परिवेश का रंग गढ़ा है। अकेले धूमिल का ही उदाहरण ले तो पटकथा, मोचीराम, राजकमल चौधरी के प्रसंग में अकाल दर्शन, गांव, प्रौढ़ शिक्षा जैसी कविताएं परिवेश का इतिहास, भूगोल पूरी प्रामाणिकता से प्रस्तुत करती है। अकाल में सारस में केदारनाथ सिंह या खूंटियों पर टंगे लोग में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना परिवेश को ही कविता बनाते दृष्टिगत होते हैं। परिवेश के साथ तदात्कार होने की स्थितियां समकालीन कवियों में नई कविता से कहीं ज्यादा है। परिवेश से तदात्कार होने के कारण ही यह कविता समकालीन मानव चरित्रों की दुनिया को ठोस रूप, रंगों में, चारित्रिक मुहावरों में व्यक्त कर सकी है। परिवेश की यह सही समझ ही उसकी प्रासंगिकता का ठोस आधार भी बनी है। धूमिल का मोचीराम इस सच्चाई को कहता है। देखिए धूमिल की मोचीराम की कुछ पंक्ति। जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है, यार तू मोची नहीं शायर है, यार तू मोची नहीं शायर है। यह प्रश्न उठ सकता है कि दूसरे प्रजातंत्र की तलाश में व्यस्त युवा कवियों से क्या उम्मीद करनी चाहिए। उत्तर होगा कि अपनी त्रासद भूमिका में ज्यादातर कविताएं जनसम्मान की हालात का साक्षात्कार हैं। भले ही उनमें बड़बोला, विद्रोह, आत्मस्फीति या सामान्यीकरणों के चालू मुहावरे हों। समकालीनता पर वक्तव्य देते हुए कविताएं लंबी हो जाती हैं, पर यह कवि की लाचारी। समकालीन दृश्य लेख इतनी सूचनाओं से भरा है कि कवि हैरानी में है। इसलिए कवि परिवेश को रचता एक पैगंबराना स्वर अपना लेता है। कविता का चरित्र नायक समय की व्यथा कथा को सुनाता है, क्योंकि व्यथा की मार उसे तोड़ रही है। ठीक, समकालीन कविता की जो 7वां प्रवृत्ति है, विशेषता है अस्वीकृति, विद्रोह और आंदोलन की अर्धध्वनियां। अस्वीकृति, विद्रोह और आंदोलनों की अर्धध्वनियां। समकालीन कविताओं में पूर्व परंपराओं के लिए अस्वीकृति की मुद्रा है। सभी युवा कवि विद्रोही के कंठ के पुकार की कविता लिखते हैं, लेकिन उनके भीतर अपनी पहचान के लिए कवियों ने अकविता, न कविता, सही कविता, विचार कविता, युत्सावादी कविता, शमशानी कविता, जन कविता, क्रोशी कविता आदि कई आंदोलन चलाए। ये आंदोलन बहुत थोड़े समय के लिए ही चल सके, क्योंकि कविता के क्षेत्र में हर नए से नया लिखने वाला अपने आप को दूसरे कवियों से एकदम अलग दिखाने की कोशिश में रहता है। यह सिद्धांत भी पेश करता है कि पिछली पीढ़ी के काव्य से उसके काव्य के तत्व और रूप अलग हैं। वैचारिकी, कलात्मक, मूल्यगत दृष्टिकोणों का संवाद सेतु वह पुरानी काव्य पीढ़ी से जोड़ना नहीं चाहता, पर शोर मचाने पर भी वह अलग कहाँ है। कहीं न कहीं उसमें मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, श्रीकांत वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण या विजयदेव नारायण शाही आदि की गहरी धमक सुनाई देती है। उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल, ऋतुराज आदि कवियों में प्रगतिशील कवियों की परंपरा की ललकार और स्वीकार का भाव है। इतिहास की प्रक्रिया से उत्पन्न विडंबना का स्वर और राजनीतिक पतन पर अफसोस जो शमशेर शाही सर्वेश्वर में है, वही स्वर इन युवा कवियों में मिलता है। मुक्तिबोध की भांति आदमी के टूटने की गहरी ट्रेजेडी का भाव उदय प्रकाश के सुनो कारीगर और अबूतर कबूतर जैसे काव्य संग्रहों में साफ दिखाई दे जाता है।
नए काव्य आंदोलनों से जाहिर है कि समकालीन कविता में मामूली आदमी का पहरा आत्मविश्वास और गैर रोमांटिक ढंग से व्यक्त हुआ है। मूलतः यह परिवेश और मामूली आदमी के प्रति गहरे लगाव की कविता है। ठीक, समकालीन कविता के विशाल परिदृश्य पर 10 पंक्ति अगर आपके पास समय है तो हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम चलते हैं अगले कविता की शिल्पगत प्रवृत्ति पर। समकालीन कविता की शिल्पगत प्रवृत्तियाँ। समकालीन कविता की शिल्पगत प्रवृत्तियाँ। समकालीन कविता की शिल्पगत प्रवृत्तियाँ। परंपरागत शिल्प से छुटकारने का प्रयास। पहला इसके अंतर्गत हेडिंग डाल लीजिए, परंपरागत शिल्प से छुटकारने का प्रयास। शिल्प की दृष्टि से समकालीन कविता एक मूल्यवान पक्ष यह है। शिल्प की दृष्टि से समकालीन कविता का एक मूल्यवान पक्ष यह है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा चमत्कार रहित सहजता का समर्थन करती है। समकालीन कवि कविता को प्रासंगिक बनाने के लिए उसे तथाकथित काव्य तत्व से छुटकारा दिलाने की कोशिश करता है। कभी पारंपरिक नियमों और अनुशासनों को चुनौती देकर तोड़ता है तो कभी भाषा, बिंब, प्रतीक, लय आदि के स्तर पर चतुर वाक्य संयोजन करता है। परंपरागत काव्य रूप, मुक्तक, प्रबंध आदि को वह स्वीकार नहीं करता कवि, क्योंकि वह मानता है कि हर समर्थ कवि अपने लिए अलग टेक्निक विकसित करता है। जीवन में मूल्यगत विक्षेप का जो भाव आया उसने इस कविता के रूप विधान पर भीतर बाहर से असर डाला है। अनियमित जीवन को इन कवियों ने अनियमित गद्य की लय में ढाल कर कविता रची है। गहन काव्यात्मकता और कलात्मकता का स्थान गद्यात्मकता और विद्रोही सपाट बयानी ने ले लिया। कवि ने प्रगीत के मोड़ को छोड़कर और कलात्मकता का स्थान गद्यात्मकता और विद्रोही सपाट बयानी ने ले लिया। तो कवि ने प्रगति के मोड़ को छोड़कर तल्ख, व्यंग्योक्ति और विद्रूप से पूर्ण नाटकीय कविता की सीधे काव्य यात्रा की। इस दृष्टि से अधिकांश कवि मुक्तिबोध की काव्य दिशा की ओर उन्मुख हुए हैं। ठीक, कुछ में तो फंतासी की और झुकाव भी दिखाई देता है। अनुभव और विचारों की सघनता लंबी कविताओं के दौर को सामने लाती है। धूमिल की पटकथा और मोचीराम राजकमल चौधरी की मुक्ति प्रसंग, भवानी प्रसाद मिश्र की शब्दों के तल्प पर सर्वेश्वर की कुआनो नदी आदि इसी दौर की महत्वपूर्ण उपलब्धियां है। इन लंबी प्रबंधात्मक कविताओं के अलावा इस युग में प्रबंध काव्य रचनाएं भी हुई हैं, जिनमें भवानी प्रसाद मिश्र का कालजयी, जगदीश गुप्त का गोपिका, नरेश मेहता का महाप्रस्थान, जगदीश चतुर्वेदी का सूर्यपुत्र, विनय का एक पुरुष आदि उल्लेखनीय हैं। इसी दौरान लिखे गए नवगीतों में पुराने गीतों से संवेदना और शिल्प के स्तर पर बदलाव दृष्टिगत होता है। नवगीतों में लोक संवेदना को लोक भाषा की तद्भावता में उसकी मूल ध्वनि और राग चेतना के साथ ग्रहण किया गया है। गीत में टेक और तर्ज के तरनुमा का जो आग्रह था उसे नवगीत ने स्वीकार नहीं किया। नवगीत भाव लय के प्राण रागों का गायन है, इसलिए उसकी प्रकृति भाव चेतना पाठक के प्राणों को छूती है। ठाकुर प्रसाद सिंह, शंभुनाथ सिंह, चंद्रदेव, डॉक्टर इंदिवर पांडे आदि के नवगीतों को इसी दृष्टि से देखा जा सकता है। काव्य भाषा समकालीन कविता में यथार्थ का दबाव और यथार्थ साक्षात्कार भाषा के साथ कविता के नए तरह के संबंधों का सूचक है। यह भाषा और समाज के
उस रिश्ते की परिचायक है जिसमें भाषा यथार्थ को प्रस्तुत ही नहीं करती, उसके छंदम का भी उद्घाटन करती है। अमानवीय शक्तियों के दबाव के विरुद्ध अपने ढंग से कारगर होती है। इस संबंध में लीलाधर जुगड़ी का यह कथन ध्यान देने योग्य है। लीलाधर जुगड़ी कहते हैं, समकालीन कवियों की कविता ने केवल भाषा की शक्ति को ही नया नहीं बनाया है, बल्कि स्थिति का विशेषण भी किया है। यहाँ शब्द बुलेट का काम करते हैं। आम आदमी तक पहुँचने वाला मुहावरा युवा कविता ने रचा, बल्कि यो कहें कि आज की कविता आम आदमी की कविता है। ठीक, आगे पृष्ठ संख्या 13 से लीलाधर जुगड़ी की उक्त कथन लिया गया है। भाषिक प्रक्रिया और काव्य प्रक्रिया की अनुकूलता भी लीलाधर जुगड़ी की कविता में दिखाई देती है। लीलाधर जुगड़ी की कविता में दिखाई देती है। देखिए एक उदाहरण उनकी। फौजी दस्ते की तरह अंधेरे में एक भाषा खाइयाँ बदल रही है और शब्दों को गोलियों की जगह भर रही है। चीज़ों की व्यवस्था में तुम्हारा इस तरह गायब हो जाना मेरे लिखने की भाषा है। अब निरंतर अपने भीतर सुन रहा हूँ खुर्र खुर्र भाषा को जो आघात पहुँच रहा है मेरी मरम्मत के बहाने। काव्य भाषा के अभिजात्य को से मुक्ति का एक जोरदार अभियान धूमिल ने चलाया। उन्होंने पैनी, कटखनी, व्यंग प्रधान और सीधी मार करने वाली भाषा में कविता लिखी है। कविता और भाषा शब्दों का इस्तेमाल उनकी कविता में बार बार हुआ है। इससे उनकी रचनात्मक जिम्मेदारी की सजगता प्रकट होती है। उनकी शब्दावली पर गौर करें तो सचमुच वह कहीं एकालाप लगती हैं, कहीं वार्तालाप, कहीं हलफनामा और कहीं वक्तव्य। एक जागरूक कवि का समकालीन जिंदगी पर दिया गया सार्थक वक्तव्य। समकालीन कविता की काव्य भाषा में गुस्सा, नफरत, घृणा, आक्रोश, अन्याय की पीड़ा, विकृति, राजनीति से विद्रोह की अर्थ इच्छाएं साफ साफ उभरी हैं। कलावाद, रूपवाद की काव्य भाषा से हटकर समकालीन कविता ने भाषा को जनता तक पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास किया है। इसलिए वहाँ काव्य भाषा में स्थानीय रंग की शब्दावली का बहुतया प्रयोग हुआ है। चमरौधा, डबरे, चूल्हे का कोयला, चौका, पाला लगी मटर, सोहर, कठवत जैसे शब्द कवि की देसी संवेदना के सहज रूप में आते हैं। भाषा में लोक रंगों की चमक पैदा होती है। शब्द, वाक्य और विराम चिन्हों के स्तर पर भी इस कविता में कहीं कहीं तोड़ मरोड़ की प्रवृत्ति दिखाई देती है। श्री राम वर्मा की हम कुछ पंक्ति देखते हैं। इतनी उजली, इतनी बालिकाएं, बोलती इतनी कराकुले ना, चेते इतने मयूर समानों तक उठी हरी पर दूब पर धुनी इतनी दुई, तने नए परवने। ठीक, इसी प्रकार हम लोग जगदीश चतुर्वेदी की एक लंगड़ा आदमी का बयान से उदाहरण देखते हैं। एक देश लंगड़ा हुआ वृद्ध मरीज, देश प्रेम एक अयासी का दिया हुआ महामंत्र, दुखती है कोई कनपटी की नस और बाजुओं में रक्तताप की इच्छा पनपने लगती हैं एक पाखंड। ठीक, समकालीन कविता ने लोक जीवन के मुहावरों और लोक उक्तियों का समर्थ अनुभव संसार गढ़ने का समर्थ प्रयास किया है। व्यंग में गवई संवेदना का
मारपन भी वहाँ मौजूद है। भाषा में भदेश के प्रयोग के कारण पारंपरिक सौंदर्य बोध को भी फटकारा गया है। साथ ही यह कविता भद्दे और विद्रूप शब्दों में एक अर्थवान संसार को निर्मित करती है। भोग की पीड़ा व्यंगों और प्रतीकों में मरोड़ के साथ प्रस्तुत होती है। श्रीकांत वर्मा की एक दृष्टव्य देखिए। चूल्हे की राख से सपने सब शेष हुए, बच्चों की सिसकियां गीतों पर चढ़ती छिपकलियों सी बीछ गई। ठीक, भटका पृष्ठ संख्या 6 से लिया गया है श्रीकांत वर्मा की भटका से। और कविता के कवियों की भाषा में उत्तेजना प्रधान उद्विग्न स्वर मिलता है। चौंकाने वाले शब्द प्रयोग और अति कथनों में कहीं कहीं अतार्किकता, विस्तार और बड़बोलापन भी है, जिससे भाषा अनुभव की ओर ले जाती है। जिससे भाषा अनुभव की ओर ले जाने की बजाय सही फकीरे बाजी की ओर ले जाती प्रतीत होती है। बिंब, प्रतीक और मिथक। बिंब, प्रतीक और मिथक। बिंब, प्रतीक और मिथक। नई कविता में चमकते खनकते बिंबों प्रतीकों का प्रयोग काव्य विलास की सामग्री बन गया था। एक दो नए बिंबों के प्रयोग मात्र को ही कविता कहा जाने लगा। इस चमत्कार बिंब प्रतीक की प्रवृत्ति को समकालीन कविता ने झटके से तोड़ा। उसने सपाट बयानी की शक्ति का वर्णन किया और इनके भीतर से कविता निचोड़ी। यह नहीं कि वहाँ प्रतीक है ही नहीं, लेकिन वे चौंकाने के लिए नहीं, आम आदमी की पीड़ा और संत्रास को कविता उन रोजमर्रा के प्रतीकों से कहती है जो अपनी सुपरिचिता के कारण बेहद संप्रेषणीय है। जैसे केदारनाथ सिंह की बैल शीर्षक कविता में बैल उस मजदूर आदमी का प्रतीक होता है जो दूसरों की इच्छा से संचालित होने के लिए विवश है। देखिए उदाहरण, बैल से वह चल रहा है और सिर्फ एक पगडंडी उसे याद है जो उसकी पूंछ की तरह उसे हाके लिए जा रही है। वह ऐसा जानवर है जो दिन भर भूसे के बारे में सोचता है, रात भर ईश्वर के बारे में। समकालीन कविता में कुछ शब्द अक्सर प्रतीकों के रूप में उभर आए हैं। यद्यपि इनका प्रतीकार्थ अलग अलग कवियों ने अलग अलग ढंग से लिया है। जैसे जंगल, सर्वेश्वर दयाल। जंगल शब्द सर्वेश्वर ने समाज और इतिहास चेतना का प्रतीक, सर्वेश्वर में समाज और इतिहास चेतना का प्रतीक है। तो धूमिल की कविता में यह अक्सर अव्यवस्था का प्रतीक होकर आया है, जो भारतीय जनतंत्र की अराजकता का अर्थ देने लगता है। जंगल के साथ ही दलदल, भेड़िए तथा अन्य बनैले पशुओं का जिक्र भी है। लीलाधर जुगड़ी की कविता में भी जंगल अक्सर आता है। कभी कभी अर्थ की नई चमक भी उसमें कौंधती है, किंतु लगातार पुनरावृत्ति और सदैव उसमें नया अर्थ भरने की चेष्टा इस समर्थ प्रतीक को अर्थहीनता के अंधकार में ले जाती है। ऐतिहासिक पौराणिक मिथकों का समसामयिक कविता में बखूबी प्रयोग हुआ है। इतिहास के पात्र भी मिथक के रूप में आए हैं। मिथकों के इस प्रयोग से जाति अस्मिता और वर्तमान स्थितियों के बीच संवाद स्थापित किया गया है। श्रीकांत वर्मा की जल सागर नामक कविता में इतिहास प्रसिद्ध बर्बर विजेताओं के नाम लगातार कौंधते हैं। हत्या, लूटपाट और बलात्कार से भरे पूरे संग्रह में व्यापक युद्धोन्माद के बीच देखिए जलसागर की पंक्ति, केवल अशोक लौट रहा है और सब
कलिंग का पता पूछ रहे हैं, केवल अशोक सिर झुकाए हैं और सब विजेता की तरह चल रहे हैं। राजकमल चौधरी की कविता मुक्ति प्रसंग में उग्रतारा के पौराणिक मिथक के माध्यम से आधुनिक मनुष्य के मन की स्वाधीनता की घोषणा और संस्कारों की जकड़न की उलझन को व्यक्त करती है। देखिए राजकमल चौधरी की पंक्ति उग्रतारा से। अब तुम मेरी पूजा करो उग्रतारा में सोया हुआ वर्तमान हूँ, शिव हूँ तुम्हारा संपूर्ण आत्मनिवेदन स्वीकारने का एकमात्र मुझको रह गया है अधिकार। समकालीन कविता के बिंबों अथवा शब्द चित्रों में भदेश की अनगढ़ता भी है और बिल्कुल मामूली रोजमर्रा की जिंदगी की निकटता भी। कहीं असंबंध बिंब प्रतीकों का अतिशय विस्तार केवल जटिलता और बड़ बोलेपन के से आगे नहीं बढ़ पाता। असंबद्ध शब्दों के संशोधन में कवि कितनी ही चतुराई बरते वह भाषा के अवमूल्यन से आगे नहीं बढ़ पाता। यद्यपि भाषा के सामाजिक राजनीतिक संस्कारगत अवमूल्यन के प्रति कवि काफी सचेत है। नवीन काव्य लय। समकालीन कविता ने छंद को हर तरह से छीलकर गद्य लय में ढाल दिया है। आज कविता बोलचाल के वैचारिक गद्य और कविता के पार्थक्य को समाप्त कर रही है। नीचे एक उदाहरण दृष्टव्य है ज्ञानेंद्रपति का। ज्ञानेंद्रपति की कविता पता से हम उद्धृत कर रहे हैं। देखिए, इससे अधिक कुछ नहीं बता सकते महाराज हमारे विवेक के हाथों में जो ऐंठन होती है उसे जाना ही जा सकता है। द्वारपाल के लिए बनी बुर्जियों से कूदकर जब हम गिरफ्तार करने के लिए उनके हाथ थामते हैं तभी वह होता है हाँ महाराज, तभी उसके काले हाथों पर जगह जगह अंधेरे के गाढ़े चमकते होते हैं। ठीक। समकालीन कविता की अनेक कविताएं गद्य की लय का विस्तार कवि मानते हैं कि कविता अब वक्तव्य है और तूक तान की संगीत लहरी से मुक्त है। जब जीवन में संगीत नहीं तो कविता में कहाँ से आए। इसलिए समकालीन कविता अपने शिल्प के टेक्निक से जीवन वास्तविकता को रचती है। उनका नया काव्य मुहावरा गद्य पद्य के कृत्रिम बंधन की पहचान मिटाकर सृजनात्मकता में सक्रिय है। तर्क और बौद्धिकता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भाषा के प्रभाव दबाव से वह जीवन का यथार्थ उद्घाटित कर रही है। समकालीन कविता का मूल्यांकन भी देख लीजिए। इसी लगे मूल्यांकन। समकालीन कविता की संवेदना में जीवन जगत का कोई क्षेत्र वर्जित नहीं है। इस तरह वह पूरा खुलापन अपनाती हुई राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों की विकृतियों को व्यंग और सपाट बयानी दोनों से ही अभिव्यक्त करती है। अपने समग्र प्रभाव में समकालीन कविता परिवेश की विकृतियों की तीव्र प्रक्रिया है। खोखले मूल्यों के प्रति उसमें निषेध का भाव है, पर मामूली आदमी की शक्ति एवं संगठन में उसकी अटूट आस्था, उसमें अस्तित्ववाद, क्षणवाद, कुंठावाद, भोगवाद, व्यक्तिवाद के लिए कोई जगह नहीं है। मार्क्सवादी समाजवादी विचारों के प्रगतिशील पक्ष की वह समर्थक है, किंतु कथ्य तथा रूप विधान में वह विदेशी नारों तथा आंदोलनों की नकल नहीं है। उसमें अपनी जमीन और अपने देश पूरी परिस्थिति के साथ मौजूद है। यह हमारी जमीन की जड़ों से फूटी कविता है, जिसमें जन जन के कंठ की व्यथा कथा, आशा निराशा को वाणी मिली है। मानव की स्वतंत्रता को यह कविता बुनियादी मूल्य के रूप में अपनाती है और यही इसकी सार्थकता है। ठीक, चलिए एक प्रश्न। समकालीन कविता की शिल्पगत प्रणालियों में सहजता की ओर झुकाव, चमत्कार की ओर नहीं है। इस कथन पर 5-6 पंक्ति आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में देना चाहते हैं तो लिखिए।
ठीक, चलिए अब हम कुछ शब्दावलियाँ देख लेते हैं। सांप्रतिक कविता अर्थात आज की कविता। लघु मानव अमेरिकी अस्तित्ववादी दर्शन का सिद्धांत। नई कविता में लघु मानव सिद्धांत का प्रचार कवितावादी, सौंदर्यवादी, अनास्थावादी मूल्यों के प्रचार करते रहे हैं। मुक्तिबोध इस सिद्धांत के निंदा करते हैं। ठीक, तत्कालीनता रचना में तत्कालीनता मतलब आमने सामने घटित होने वाले दृश्यों को चमकीले प्रतीकों में बांधकर व्यक्त करती है। सशस्त्र राजनीति अधिकार के लिए हिंसा का समर्थन करने वाली राजनीति। अमानवीकरण मनुष्य को उसकी प्रकृति स्थितियों से नीचे गिराकर उसका अवमूल्यन कर देना, मानवीय गरिमा का सम्मान न करना। ठीक, कुलकवाद मतलब खानदानवाद। ठीक, परिवारवाद। क्षणवाद अस्तित्ववादी दर्शन का परिभाषिक शब्द। यह दर्शन निरंतरता में विश्वास नहीं रखता, इसलिए यह इतिहास बोध में विपरीत होता है। कुंठावाद मनोविश्लेषण शास्त्र का परिभाषिक शब्द है। अभावों से कुंठा जन्म होता है। कुंठाएं मनुष्य के व्यक्तित्व के स्वस्थ विकास को रोकती है। नई कविता को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो उपयोगी पुस्तकें हैं उसको देखिए। डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव की समकालीन कविता के यथार्थ, हरियाणा साहित्य अकादमी चंडीगढ़ से प्रकाशित है, उसको पढ़िएगा। डॉक्टर रघुवंश की समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव का है समकालीन कविता का व्याकरण, सुबधा प्रकाशन, नवीन शारदा दिल्ली। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की समकालीन हिंदी कविता, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली। डॉक्टर सुखवीर सिंह का कविता का वैचारिक वर्तमान, जयश्री प्रकाशन दिल्ली से। ठीक, दिल्ली से है। तो प्यारे साथियों, आप लोग देख सकते हैं कि अब हम लोग धूमिल पर आ चुके हैं। तो धूमिल का हम लोग अगले इकाई में